सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स फॉर सेलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट्स बाय ऑर्गेनाइजेशंस. There are usually more projects than available time and resources to implement them. So normally ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे projects होते हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं. अगर हम उनको compare करें अपने available time और resources से, तो we have many more ideas and projects जिनको हम implement करना चाहते हैं. We have methods for selecting the projects. हम डिफरेंट तरह की टेक्निक्स और मेथड्स को यूज़ करते हैं उन पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के लिए जिन पे हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करे. उन टेक्निक्स या मेथड्स में वी हैव नंबर 1 फोकसिंग ऑन ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. नंबर 1 हम फोकस करते हैं अपनी ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स पे. हम उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की इंपॉर्टेंट नीड्स हैं. नंबर 2 कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स. उसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं. नंबर 3 वी हैव परफॉर्मिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू और अदर फाइनेंशियल एनालिसिस. सो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए फाइनेंशियल बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं using a technique which is called net present value, जिसको NPV भी कहा जाता है. Number 4 we have using a weighted scoring model. Another technique for the selection of these potential projects is basically weighted scoring model. And the last technique that we will use is implementing a balanced score card. So सबसे पहले हम देखेंगे how we will focus on broad organizational needs. It is often difficult to provide strong justification for many IT projects, but everyone agrees that they have a high value. So हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम justify करें IT projects को implementation के लिए, but सबको ये जानते हैं, सब इससे agree करते हैं कि हमारे जो IT projects हैं they have a high value, उनकी value ज़्यादा होती है. 3 important criteria for projects सिलेक्शन इज बेसिकली हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इज देयर अ नीड फॉर द प्रोजेक्ट, कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोजेक्ट एक नीड की शक्ल में रिक्वायर्ड है. देन वी विल फोकस देयर आर फंड्स अवेलेबल. इफ दैट प्रोजेक्ट इज अ नीड, अगर वो प्रोजेक्ट हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक नीड है तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट फंड्स अवेलेबल हैं. देन थर्ड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विल टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सीड, और क्या उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो मोटिवेटेड है, क्या वो कंसर्न्ड है, क्या वो कमिटेड है टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट सक्सेस. सो जो नेक्स्ट टेक्निक हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे दैट इज कैटेगराइजिंग द आईटी प्रोजेक्ट्स. वन कैटेगराइजेशन इज वेदर द प्रोजेक्ट एड्रेस अ प्रॉब्लम, एन अपॉर्चुनिटी और अ डायरेक्टिव. सो बेसिकली हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट जिसको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं क्या वो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, क्या वो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज अ डायरेक्टिव और ऑर्डर फ्रॉम सम पार्टी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, या वो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो हम किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के ऑर्डर की बेसिस पे हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. Another categorization is how long it will take to do and when it is needed. So एक और जो कैटेगरी है दैट इज कि हमारा जो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो कितना टाइम लेगा कंप्लीशन के लिए, और ये कब हमें रिक्वायर्ड होगा, कब हमें इसकी ज़रूरत होगी. अनदर इज द ओवरऑल प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. एंड फाइनली हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रायोरिटी को इवैल्यूएट किया जाता है. हम देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कितना ज़रूरी है, या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है. इस लेवल पे, इस बेसिस पे हम
प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं और इसी प्रायोरिटी की बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन. So the next technique that we will have is the financial analysis of the project. Project का financial analysis किया जाता है. Financial considerations are often an important consideration in selecting projects. So this is important to know कि हम project को किस basis पे select करते हैं. अगर हमारे पास जो financial resources हैं वो available हैं और अगर resources available हैं तो क्या वो जो investment हम उन projects पे करेंगे क्या वो future में हमारे लिए beneficial होंगे in shape of profit or in shape of return. So this can be monitored through these three primary methods. हमारे पास 3 प्राइमरी मेथड्स हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए फॉर डिटर्मिनिंग द प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स. सो प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल वैल्यू को डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास 3 तरह के प्राइमरी मेथड्स हैं जिनमें सबसे पहले है नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको एनपीवी एनालिसिस भी कहते हैं. नंबर 2 वी हैव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको ROI भी कहा जाता है. एंड नंबर 3 वी हैव द पे बैक एनालिसिस. सो सबसे पहले जो मेथड हम देखेंगे दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस. नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनपीवी एनालिसिस इज अ मेथड of calculating the expected net monetary gain or loss from a project. So net present value analysis एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एक्सपेक्टेड लॉस या गेन जो उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से हमें हासिल होगा इन शेप ऑफ अमाउंट उसको एनालाइज किया जाता है. So this is all about the net present value analysis. Projects with a positive NPV should be considered. So after applying this analysis, वो projects जिनका NPV positive आता है उनको हम consider करते हैं या ऐसे projects जिनका NPV positive आएगा उनको consider करना चाहिए for the selection and the implementation purpose. The higher the NPV, the better. जितना ज़्यादा आपके NPV वैल्यू होगी उतना ही आपके लिए बेहतर है. So जितना ज़्यादा हमारा एनपीवी कैलकुलेट होगा हम एनपीवी गेन करेंगे. इसका मतलब ये कि वो प्रोजेक्ट बेस्ट है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस. सो हेयर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. इस एग्जांपल में हम 2 तरह की प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और उनके एनपीवी को कैलकुलेट कर रहे हैं. प्रोजेक्ट 1 का जो एनपीवी आ रहा है हमारे पास दैट इज अबाउट $2,316 जबकि के प्रोजेक्ट 2 का जो एनपीवी है दैट इज $3,200. सो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें हमारे पास एनपीवी जो है वो हायर होगा. जितना एनपीवी हायर होगा उतना बेहतर है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल वी हैव द प्रोजेक्ट 2 जिसका एनपीवी वैल्यू सबसे ज्यादा है as compared to project 1. So we will select this project for the selection purpose using net present value analysis. So next जो method है हमारे पास that is return on investment जिसको ROI भी कहा जाता है. Return on investment is calculated by subtracting the project cost from the benefits and then divided by the costs. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन कॉस्ट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बेनिफिट से और देन डिवाइड कर देते हैं हम कॉस्ट पे. सो देन वी विल गेट द ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. द हायर द ROI द बेटर. जितने ज्यादा हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हायर होगी उतना बेहतर होगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन या इम्प्लीमेंटेशन के लिए. So the next technique that we have is the payback analysis. Another important financial consideration or method that we will consider is payback analysis. So financial analysis के लिए जो next method है हमारे पास that is payback analysis. The payback period is the amount of time. Payback period हमारे पास वो time है it will take to earn जो हमारा project जो है लेगा अर्न करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ नेट कैश इनफ्लोस. वो कैश जो हम एज एन इनफ्लो गेट करेंगे द टोटल डॉलर्स इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट.
सो वो अमाउंट ऑफ टाइम जो हम अपने प्रोजेक्ट से अमाउंट को गेन करने के लिए, गेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द पे बैक पीरियड फॉर दैट प्रोजेक्ट. Many organizations want IT projects to have a fairly short payback period. So normally अगर हम IT projects की बात करें तो बहुत सारी organizations की ये requirement होती है कि हमारे जो payback period है वो कम से कम होना चाहिए.